हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज़ शालिनी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 11th-12th का पूरा सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। बच्चों, इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम आप जो करा रहे हो सिलेबस उसमें कुछ टॉपिक स्किप कर रहे हो, तो मैं उनका डाउट क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने टॉपिक कोई स्किप नहीं किया। जो प्रेजेंटली आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वो मैंने नहीं कराया आपको, जस्ट बिकॉज वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और वो जो है वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। एंड हमने काफ़ी लेट सिलेबस स्टार्ट किया था, तो उसको कराने का जो है वो पॉइंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों को जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर देना है। सो मैंने वो टॉपिक जो है वो थोड़ा स्किप कर दिया। एंड 12th सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने जो टॉपिक स्किप किया है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। बच्चों, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। इसको कराने का कोई भी टीचर वैसे भी नहीं कराता उसको। अगर वो सिलेबस में होता तो भी नहीं कराते हैं टीचर, उसको स्किप कर देते हैं। तो आपका कोई ऐसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप नहीं हुआ है, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट सिलेबस ओनली। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो मैं बताती हूँ उस पर ध्यान दें, उसको अच्छे से पढ़ें, उसके क्वेश्चंस करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, बजाय कि आप उन टॉपिक्स पे ध्यान देने के जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं या जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बच्चों, पहले 3-4 साल के पेपर्स जो हैं वो स्टडी करें, एक बार क्वेश्चंस को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है या फिर चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, राइट। तो आज हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है और इसकी आज पहली क्लास है, पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम बातें करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एक एलिमेंट कहा जाए तो एक वो फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करती हूँ, अगर कोई आयरन आर्टिकल है, कोई आयरन का टेबल बना हुआ है, तो वो कम्प्लीटली आयरन से बना हुआ है, उसके अंदर सारे एटम्स आयरन के होंगे, तो वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट और कंपाउंड 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर हो सकता है, जैसे वाटर। तो वाटर के अंदर क्या है बच्चों? वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो एक कंपाउंड कहलाता है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब एलिमेंट के एग्जाम्पल्स जनरली हम लोग क्या देखते हैं अपने आसपास? एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बच्चों एलिमेंट्स हैं। अच्छा, वुड वगैरह, प्लास्टिक, ये सब एलिमेंट नहीं हैं। बच्चों को डाउट रहता है, ये भी वो एलिमेंट्स नहीं है, वो कंपाउंड्स हैं। वुड इज़ अ कंपाउंड, वुड तो एक पॉलीमर है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि अभी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग फॉलो करते हैं, क्या वो बन गया एक बार में ही, या उसके लिए भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे? तो आप लोगों को बच्चों ये रहता है, मैम जो हो गया उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम लोगों को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जो नया पीरियोडिक टेबल है हमारे पास है तो सही, उसी को पढ़ा दीजिए डायरेक्ट। तो बच्चों, द प्रॉब्लम इज़ एंड द रिक्वायरमेंट भी है इसको पढ़ाने की, बिकॉज जब कोई भी चीज़ें रिसर्च की जाती हैं, हम लोग आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं टू डू रिसर्च। आप बड़े हो जाएंगे तो कुछ नया कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को, वर्ल्ड को। तो आप जब तक सीखेंगे नहीं कि लोगों ने कैसे डिस्कवरीज की, लोगों ने कैसे कैसे दिमाग लगाया और उन्होंने कैसे चीज़ों को बनाया, तब तक आप खुद भी इनोवेशन करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए नहीं होंगे। आपका दिमाग जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, उस प्रोसेस को, कि इन्वेंशंस कैसे होते हैं या फिर डिस्कवरीज कैसे होती हैं, कुछ नई चीज़ कैसे बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको ये सिखाना ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ, किसी साइंटिस्ट ने क्या सोच के ऐसा किया। तो वो सारी चीज़ें पढ़ाने से आप लोगों का एक माइंड जो है डेवलप होता है कि अच्छा, हम लोग भी ऐसे डिस्कवरीज कर सकते हैं अगर हमें फ्यूचर में मौका मिलता है तो स्टूडेंट्स, 1800 में हमें सिर्फ 13 एलिमेंट्स की नॉलेज थी। उसके बाद 1865 में ओनली 63 एलिमेंट्स की नॉलेज थी। एंड प्रेजेंटली वी नो अबाउट 114 एलिमेंट्स। इनमें से सारे एलिमेंट्स नेचुरल नहीं हैं, वैसे मैक्सिमम तो नेचुरल हैं, और कुछ जो नीचे वाली लाइन है उसमें से जो एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक हैं।
सिंथेटिक एलिमेंट्स बना लिए गए जिसका एटॉमिक नंबर डिज़ायर्ड रखा गया एंड उनको सिंथेटिकली बनाया गया, मैन मेड हैं वो, अभी नेचर में वो नहीं मिले हैं, उनका अकरेंस इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो अभी हम जो एलिमेंट जानते हैं उसमें मैक्सिमम नेचुरल हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। सो बच्चों ये एलिमेंट्स का नंबर है और प्रेजेंटली जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें 118 एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं और 118 भी पूरे हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी नो अबाउट 118 एलिमेंट्स, अगर होंगे पूरे तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी या उनकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, कैसी रिएक्शंस रहेंगी, वो सारी चीज़ें। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोबर्नियर ट्रायड। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रायड्स, ट्राई मीन्स 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक ऑर्डर में। किस तरह के ऑर्डर में बच्चों? एक सीक्वेंस में अरेंज किया था। सीक्वेंस में अरेंज करने से क्या हुआ, उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्होंने इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस नॉट एटॉमिक नंबर। उस टाइम पे एटॉमिक मासेस की वैल्यू ली गई थी, बाद में हम लोगों ने उसको चेंज किया कि भाई एटॉमिक नंबर ज़्यादा कन्वीनियंट है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में, तो एटॉमिक मास कर दिया, उसको एटॉमिक नंबर कर दिया गया। सो डोबर्नियर ट्राइड जो थे उन्होंने किस बेसिस पे बनाया इसको कि 3 एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द एटॉमिक मासेस अरेंज किया जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो है उसका एवरेज ऑफ द मास comes approximately equal to the second one. Like मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर हम बच्चों लेते हैं तो उन्होंने क्या किया था, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, लिथियम सोडियम जो उस टाइम नॉन एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अरेंज किया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, उन एलिमेंट्स का अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो लिथियम का एटॉमिक मास था 7, पोटेशियम का था 39, और जब अगर हम 7 + 39 का एवरेज करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 23 एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट सोडियम का 23 ही होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो 3 एलिमेंट्स का सेट बन रहा है हमारे पास, ये तो सिमेट्रिकल बन गया। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहा गया डोबर्नियर ट्रायड। ऐसे ही उन्होंने और भी सेट बनाए। उन्होंने और क्या सेट बनाया, उन्होंने एक और सेट बनाया क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ सिमिलर हैं और इनका जो एटॉमिक मास है उसको देखते हैं 35.5 क्लोरीन का है, ब्रोमीन का 127, एंड जब इसका एवरेज लिया गया 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2 इट केम अप्रॉक्सीमेटली 81.25, इतना अप्रॉक्सीमेटली आया। एंड ब्रोमीन का होता कितना है, 80 होता है, तो मैं बात कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो बच्चों ये देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली जो सेकंड एलिमेंट था एटॉमिक मास में वो क्या था, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ सेकंड वन, मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। क्या चीज, एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन सेट। सेट मतलब ट्रायड, सेट को उसने क्या बोला, ट्रायड बोला। ट्रायड मतलब सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था डोबर्नियर ट्रायड, बट ये परफेक्ट नहीं था उस टाइम, इसको माना गया ठीक है, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया, मान लिया कि ठीक था अरेंजमेंट, बट सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज नहीं कर पाए। जितने एलिमेंट्स उस टाइम अरेंज प्रेजेंट थे या डिस्कवर हो चुके थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट ऑफ 3 को फॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसको सिर्फ एक तुक्का मान करके छोड़ दिया गया या फिर इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। तो बच्चों लिमिटेशंस ज़्यादा पूछी जाती हैं इस टॉपिक में से, बजाय कि आपसे कंटेंट पूछा जाए या पॉइंट्स पूछे जाएं। या फिर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इससे सेट पूछा जाता है कि किसी पहचानिए ऑप्शन आ सकता है कि आपको ट्रायड्स दिए जाएंगे, मतलब 3-3 के सेट दिए जाएंगे, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डोबर्नियर ट्रायड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डोबर्नियर ट्रायड। तो आपको जितने भी बुक में मिलते हैं ट्रायड्स, उन सेट को लर्न कर लेना है, ये पहचान लेना है कि हाँ भाई उन्होंने इसका ट्रायड बनाया था। तो कोई अननोन अगर सेट आता है तो आप उसको
पहचान पाएँ कि ये डोबर्नियर सेट का पार्ट नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है किसी सैम्पल बुक में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए लिमिटेशंस की बात करते हैं बच्चों। तो इट वॉज नॉट अप्लाइड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इट वॉज नॉट अप्लाइड, या ही कुड नॉट लिख लेते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाया था, है ना। ही कुड नॉट apply this to all elements known at that time। तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स जानते थे वो लोग, उन पे ये अरेंज नहीं कर पाए थे, उस पे ये एप्लीकेबल नहीं था। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया कि सारे एलिमेंट्स, अगर ये सच था, ये जो अरेंजमेंट था वो सही था कम्प्लीटली, तो इसको सबको इस सेट में सेट करना इजी होना चाहिए था, ये सारे एलिमेंट्स को इसमें सेट करते। तो बच्चों ये हो गया है हमारा डोबर्नियर ट्रायड। इसके बाद में एक और अटेम्प्ट हुआ था टेल्यूरिक स्क्रू नाम का, नंबर 2 टेल्यूरिक स्क्रू। स्क्रू मतलब इट वाज नॉट अ पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिन्होंने इसको बनाया वो काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, लाइक दिस। ठीक है, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया कुछ कुछ पर्टिकुलर स्पेसिस पे, और उसके बाद में उसकी सिमिलैरिटी उसके नीचे प्रेजेंट वाले एलिमेंट से देखी गई। जैसे इसकी सिमिलैरिटी इससे देखी गई हो और इसकी सिमिलैरिटी इससे देखी गई हो। तो इट इज़ नॉट अ टेबल, ये कोई टेबल नहीं है, ये कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, टेबुलर फॉर्म नहीं है अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है ये। एंड इसको समझना, इसको याद करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसको समझना, इसको याद करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। ठीक, तो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में किया बच्चों? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो टेल्यूरिक स्क्रू में ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट में अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, और जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया गया, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ऐसा ही आप गूगल इमेजेस में जाकर देख सकते हैं। तो इससे ये पता लग गया, उन्होंने बस क्या चीज़ ध्यान में रखी थी कि इनकी जो है प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, प्रॉपर्टीज सिमिलर के बेसिस पे उन्होंने अरेंजमेंट किया था। ठीक है, एंड एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, अरेंजमेंट का बेसिक क्या था? अरेंजमेंट ऑन दिस बेसिस। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे अरेंजमेंट किया गया। तो इसके लिमिटेशन क्या लग रहे हैं आपको बच्चों? क्या लिमिटेशन रहे होंगे इसके? ये कोई टेबल नहीं है, इसको इजीली बनाया नहीं जा सकता, इजीली लर्न किया नहीं जा सकता, नॉट easy to learn, understand और memorize। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, एंड इट इज़ नॉट अ टेबल फॉर्म, तो इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, या इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, इसको इतनी अटेंशन नहीं मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, नंबर 3, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यहाँ पे जो बात आती है वो थोड़ा सा म्यूजिकल नोट्स होते हैं, आप लोग जानते हो, सारे गा मा पा धा नी, इतने होते हैं, कितने 7 नोट्स होते हैं म्यूज़िक के। ठीक है, तो इन 7 म्यूज़िकल नोट्स पे ये समझा गया कि 7 म्यूज़िकल नोट्स के बाद में दोबारा से वो 7 रिपीट होते हैं। तो ये समझा गया कि अगर हम इसी तरह से 7 एलिमेंट्स के बाद में 8th एलिमेंट अरेंज करेंगे, तो वो अगर यहाँ पे आता है, फिर 9th एलिमेंट यहाँ आता है, इस तरह से अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो कहा जा सकता है कि हर 8th एलिमेंट, मतलब अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इससे नेक्स्ट 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी। क्या होंगी प्रॉपर्टीज़? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है बच्चों, जैसे अगर कोई एलिमेंट है वो 4th नंबर पे है, तो
उससे अगला 8th एलिमेंट जो होगा लाइक 11th होगा वो उसकी प्रॉपर्टी उससे सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये कह करके ये अरेंजमेंट किया गया और यहाँ पे 8th एलिमेंट सिमिलर होगा इस करके अरेंजमेंट किया गया था। ठीक है, तो ऑक्ट का मतलब ही होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझा गया कि अगर हम इनको अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if elements are arranged in increasing order of atomic masses, atomic masses आप देख रहे हो ना, atomic masses को increasing order में arrange किया जाए, then every 8th element is similar to first one, is similar in properties टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो 8th एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर रहेगा, इस करके ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको एक अरेंजमेंट लिख देती हूँ, एक जो अरेंजमेंट इसका बनाया गया था कॉमन, उसको लिख देती हूँ तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो सीक्वेंस तो हमें उसी टाइम मिल गया था जो सीक्वेंस हम आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को उसी टाइम ऐसे अरेंज कर लिया गया था। उसके बाद में देखा गया था कि नेक्स्ट एलिमेंट आता है सोडियम, सोडियम इज़ 8th एलिमेंट। तो देखा गया कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों कैसी हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों की रिएक्शन करने की टेंडेंसी है, दोनों की स्टेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपस में मिल रही हैं। एंड सोडियम के बाद में मैग्नीशियम की देखा गया कि वो बेरिलियम से मिल रहा है ना। उसके बाद में इसी तरह से देखा गया कि एल्यूमिनियम के केस में वो बोरोन से मिल रहा था। तो इस तरह से अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, बट इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सके। तो बच्चों ये जो अरेंजमेंट था इसको भी इग्नोर किया गया, इसको भी निगलेक्ट कर दिया गया, बिकॉज ये जो अरेंजमेंट था इसको ब्लफ किया गया कि मतलब ये कोई साइंस नहीं चल रही है, इस करके इसको रिडिक्यूल किया गया, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है, बट एक्चुअली बाद में इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिला, बाद में इसको समझा गया कि हाँ भाई बात में लॉजिक तो है कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंजमेंट जो है उसमें सिमिलरिटीज़ तो शो हो रही है। तो उस टाइम पे उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसकी लिमिटेशन ये थी कि यहाँ जो एलिमेंट्स थे वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स थे जिनका अरेंजमेंट 40 एटॉमिक मास यूनिट 40 U तक था, वो तो शो कर पा रहे थे, ये बाकी शो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? एलिमेंट्स या कह सकते हैं लाइटर एलिमेंट्स अप टू atomic mass 40 U were showing this kind of arrangement. This kind of arrangement या फिर इस अरेंजमेंट में उनको रख दिया जाए तो वो सही उसको प्रूफ कर रहे थे। तो सिर्फ 40 एटॉमिक मास यूनिट तक एलिमेंट्स को इसमें रखा गया, बाकी एलिमेंट्स को, हैवियर एलिमेंट्स को इसमें नहीं रखा गया। तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बच्चों इसको किससे कंपेयर किया गया? ठीक है, इसको आप लोग अगर 10th में पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा म्यूज़िकल नोट्स। म्यूज़िकल नोट्स क्या होते हैं? 7 होते हैं ना म्यूज़िकल नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि इन 7 म्यूज़िकल नोट्स के बाद रिपीट होते हैं यही नोट्स अगेन, तो इसलिए इनको म्यूज़िकल नोट्स से सिमिलैरिटी दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं वो 7 ही होते हैं, उसके बारे में भी कहा गया था। तो ये उससे मैच होता है, इसलिए इसे सिमिलैरिटी कहा गया, बाकी इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हैं? अभी हमने 3 पढ़ लिए हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक। अभी चलते हैं हम 4th डिस्कस करते हैं। तो और 4th वन इज लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। बेसिकली इट इज़ नॉट अ टेबल, कोई अरेंजमेंट जो है ये कोई टेबल नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि एक ग्राफ है, ठीक है, एक कर्व है। ये कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है प्रॉपर, ये कोई टेबल नहीं है बच्चों, ठीक है। ये किस तरह का ग्राफ है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ देखा गया, आप सबके बुक्स में वो ग्राफ होगा, आप कोई ग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें समझा रही हूँ आपको। तो इसमें देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह का जो है कर्व शो कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब एटम का वॉल्यूम कितना है, कितनी स्पेस एटम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और एटॉमिक वेट कितना है या एटॉमिक मास कितना है, वो कितना है, उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे ग्राफ लिया। और हमें पता लगा कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो पर्टिकुलर पोजीशंस थी वो आपस में सिमिलर भी थी, मतलब कि जहाँ उनकी जो पोजीशन आ रही थी ग्राफ के अंदर और जो उनकी नेचर थी वो सेम टू सेम दिखाई दे रही थी। तो उससे ये समझ में आया कि कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं इनके अंदर। जैसे इफ़ आई एक्सप्लेन दिस, मान लीजिए यहाँ पे लिथियम था, यहाँ पे फिर सोडियम, फिर यहाँ पोटेशियम और यहाँ रुबीडियम। एंड आजकल देखा जाता है जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ये सारे एक ही उसमें ग्रुप में आते हैं, तो इन सब का जो बिहेवियर है, इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली सिमिलर है। तो इसमें कोई गलत नहीं कहा गया, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस करके ऐसे पहचाना गया कि जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, जो सबसे ऊपर वाली जो पीक है, जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ऐसे एलिमेंट्स, दीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इस तरह के एलिमेंट जो हैं इन्होंने पीक पॉइंट को कवर किया था, पीक ऑफ द कर्व, ये वहाँ पे आए थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पोजीशन थी बच्चों लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो डिसेंडिंग पोजीशन पे आए, मतलब कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, इनसे थोड़े कम थे, वो डिसेंडिंग मतलब उतरती हुई पोजीशंस पे देखे गए, उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, ठीक है। तो कौन थे वो सेकंड पोजीशन पे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑन डिसेंडिंग पोजीशंस पर देखे गए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह के एलिमेंट्स को कहाँ देखा गया? जो ग्राफ की नीचे वाली पोजीशंस थी वहाँ देखा गया कि वहाँ प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि एक ग्राफ था, ग्राफ के बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स की जो पोजीशंस थी वो पहचान ली गई कि कहाँ पे हैं, एंड इसके बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी, कितनी सिमिलर होंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक बच्चों इतना जो हमने पढ़ा उसमें भी यहाँ तक जो इम्पोर्टेंस दी गई वो किस चीज़ को दी गई? इम्पोर्टेंस दी गई थी किसको? एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को। अब तक एटॉमिक नंबर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ तक बच्चों यही समझा गया कि एटॉमिक मास को अरेंज करना या उसके बेसिस पे अरेंज करना सही है। बट फिर जो है मेंडलीव आए, उन्होंने भी एटॉमिक मास को ही यूज़ किया, उसके बाद में एटॉमिक नंबर में चेंज कर दिया गया, और आजकल जो हम लिखते हैं पीरियोडिक टेबल वो बेस्ड होता है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो मेंडलीव वाला पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 4 अरेंजमेंट्स पढ़ लिए हैं, और एक नेक्स्ट अरेंजमेंट हमें पढ़ना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो अपने आप में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझाने के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, एंड मुझे अगर मैं समझाऊंगी इसी में तो वही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ यार जो देखते हो ना, जो पढ़ते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो एटलीस्ट आई शुड हैव अ नंबर कि कितने बच्चे मुझसे सीरियसली बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। बाय बाय।
face. Tell me that you love me, even if it's fake.